बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 8। उसका एक टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो आज उसी को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमने पढ़ा ये क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो थोड़ी रिवीजन के लिए स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूँ, उसी को फिर वन बाय वन वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके ये जो 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं ये क्या हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्टार्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड नंबर पे मेन फंक्शन लिखा जाता है। और थर्ड नंबर पे प्रोग्राम बॉडी की स्टेटमेंट्स आती हैं। अब ये डायरेक्टिव क्या है, क्यों शामिल किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, इसकी कितनी टाइप्स हैं। पहला टॉपिक आज का हमारा ये है, व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब स्टार्ट में स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि डायरेक्टिव को लिखा जाता है सिंबल से स्टार्ट होता है, आगे डायरेक्टिव की टाइप का नाम और आगे हेडर फाइल का नाम, उसकी एक्सटेंशन, और इसको लिखा किस में जाएगा, एंगल ब्रैकेट्स में या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखा जाता है। अब अगर डायरेक्टिव को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत सारी उसकी एक्सप्लेनेशन हमें सिर्फ इस एक लाइन से मिल जाती है। कौन सी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, डायरेक्टिव हमेशा स्टार्ट होता है सिंबल से। इसका मतलब कहीं पर भी जब है सिंबल लिखा हुआ आएगा तो हम ऑटोमेटिकली ये बता सकते हैं कि इसके आगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा गया है। आगे उसकी टाइप का नाम, 2 टाइप्स है, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। टाइप का नाम, आगे एंगल ब्रैकेट्स में मैंने हेडर फाइल का नाम लिखा stdio, डॉट के बाद h लिखा, हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, .h हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। अब ये क्यों शामिल शुरू में किया जाता है, प्रोग्राम चलने से पहले हमने स्टार्ट में क्या करना है, डायरेक्टिव शामिल करना है। डायरेक्टिव को क्यों ऐड किया जाता है, इंक्लूड डायरेक्टिव हम क्यों प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हेडर फाइल्स हैं इनको शामिल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंक्लूड का मतलब है ये शामिल करेगा हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर। अब हेडर फाइल में क्या है, प्रोग्राम बॉडी में हमने जितने फंक्शन कुछ यूज करने हैं, कुछ कॉमनली यूज फंक्शन है। फॉर एग्जांपल printf, आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन हमने यूज करना है, scanf, इनपुट देने के लिए फंक्शन है। इनका मीनिंग और पर्पस हेडर फाइल्स में पड़ा हुआ है। अगर मैं हेडर फाइल शामिल ना करूं तो समझ लें printf को कहीं यूज करता हूं, ये यूजलेस हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये मुझे आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा, printf का कोई मीनिंग नहीं होगा। इट मीन्स ये जो प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ फंक्शन यूज करेंगे उनका मीनिंग होता है हेडर फाइल में, उनका मीनिंग होता है हेडर फाइल में, उनकी डेफिनेशन होती है हेडर फाइल में। अगर हम हेडर फाइल को शामिल करेंगे, अगर हम हेडर फाइल को शामिल
करेंगे तो तभी ये मीनिंगफुल होंगे। ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ फंक्शन बने हुए हैं, इन हेडर फाइल को, रिलेटेड हेडर फाइल्स को शामिल करेंगे तो तब ये मीनिंगफुल होंगे। अगर इनको हम शामिल नहीं करेंगे तो इन फंक्शंस का कोई मीनिंग बाकी, ये हमें कोई आउटपुट जनरेट करके नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आएगा, उसमें हम फंक्शन यूज करेंगे sqrt, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कीवर्ड है। इससे रिलेटेड हेडर फाइल है math.h। इसका मतलब sqrt, स्क्वायर रूट निकालने का जो भी फार्मूला है, जो भी सारा सेटअप है, वो math.h हेडर फाइल में सेव है। अगर प्रोग्राम के स्टार्ट में यहाँ पर math.h में यूज करूंगा तब इस कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ। अगर math.h हेडर फाइल मैंने यूज नहीं की तो मैं sqrt लिखता हूँ, आगे जो कुछ मर्जी लगाऊं, ये फार्मूला जो इसके अंदर सेव है वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव का काम क्या है? प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को शामिल करना, हेडर फाइल्स को ऐड करना, ताकि लाइब्रेरी तक एक्सेस हो जाए और लाइब्रेरी में ये हेडर फाइल्स पड़ी हैं, उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उन सब का मीनिंग, पर्पस वो इन्हीं हेडर फाइल्स के अंदर सेव होता है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो पहली टाइप है, इंक्लूड डायरेक्टिव, उसकी एक्सप्लेनेशन है किस लिए यूज होता है प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को शामिल करने के लिए। सेकंड इसकी टाइप है, मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर ये इंक्लूड डायरेक्टिव, ये सवाल होगा। सेकंड टाइप है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव, ये भी शुरू है सिंबल से ही होगा, आगे कीवर्ड इंक्लूड की जगह पे डिफाइन हम लगाएंगे। डायरेक्टिव की दो टाइप्स है, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। अगर हमने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करना है तो फिर हैश के बाद उस इंक्लूड का नाम लिखेंगे। अगर हमने डिफाइन डायरेक्टिव को यूज करना है तो हैश के बाद हम डिफाइन डायरेक्टिव का नाम लिखेंगे। ये किस लिए यूज होता है? प्रोग्राम के अंदर कुछ कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए, कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल कांस्टेंट एक हमने यूज करना है, पाई की वैल्यू 3.14, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं, डिफाइन के बाद पी आई, आइडेंटिफायर नाम दे दिया, आगे उसकी वैल्यू दे दी 3.14। अब हैश ये शो करता है स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश शो स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन ये है टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये पी आई मैंने एक नाम रख दिया, किसको? पहचान के लिए, कि कहीं पर प्रोग्राम में नीचे अगर मैंने यूज करना है तो मैं कौन सा नाम दूंगा तो तब उसमें वो इसकी वैल्यू अप्लाई होगी। तो पी आई ये आइडेंटिफायर है, और ये क्या है? उसकी वैल्यू, ये कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कांस्टेंट वैल्यू सिंपल मैंने यहाँ पर 3.14 लिख दी, तो मैं कह सकता हूँ ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं a = b + c, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई वैल्यू भी आ सकती है, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आ सकता है। तो अब जब मैंने प्रोग्राम में 3.14 इसको यूज करना है, मैंने उसको डिफाइन कर दिया, उसके लिए एक आइडेंटिफायर बना दिया पाई के नाम से। तो अब प्रोग्राम में जब भी कहीं पर भी मैंने यूज करनी है इसकी वैल्यू, तो मैं 3.14 समथिंग ये नहीं लिखूंगा, मैंने कोई फार्मूला भी लगाना है जिसमें इसकी वैल्यू शो करनी है। तो मैं पी आई मल्टीप्लाइड बाय 3.0, इसका क्या मतलब होगा? चूंकि ऑलरेडी ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूं, पी आई जहां पर मैं लिखूंगा उसका मतलब होगा 3.14।
पी आई जहां पर कहीं पर भी प्रोग्राम में मैं यूज करूंगा किसी फार्मूले में या कहीं पर आउटपुट लेने के लिए, तो उसका मतलब है 3.14। तो अब ये क्या मीनिंग मुझे दे रहा है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.0। तो डिफाइन डायरेक्टिव कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए सवाल किया जाता है। कांस्टेंट अगर हम डिफाइन कर देंगे तो उसे कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई वैल्यू भी देना पड़ेगी। तो फिर जिस कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया उसका नाम ही प्रोग्राम के अंदर फर्दर रेफरेंस में यूज होगा। पी आई मैंने नाम दे दिया, तो प्रोग्राम में कहीं पर भी मैं पी आई यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू अप्लाई होगी। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो सेकंड टाइप है डिफाइन डायरेक्टिव, उसका एक इंट्रोडक्शन है। अब स्ट्रक्चर में जो पहली चीज है डायरेक्टिव वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड नंबर पे मेन फंक्शन लिखा जाता है। मेन फंक्शन लिखने का उसने सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि शुरू में लिखा जाता है void, फिर मेन और पैरेंथेसिस खाली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट। अब ये void क्यों लिखा गया, इसकी जगह पे क्या आता है, तो हम जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप दी जाती है। रिटर्न टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखी जाती है। अगर void लिखा हुआ है तो इसका मतलब नो रिटर्न टाइप, हमने कोई रिटर्न टाइप ऐड नहीं की। और अगर यहाँ पर void की जगह पे मैं किसी और फंक्शन में int लिख देता हूँ तो इसका मतलब फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करके देगा, इंटीजर में। सेकंड, ये जो मेन लिखा हुआ है ये नेम ऑफ फंक्शन है। मेन क्या है, नेम ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं कोई और फंक्शन बनाता हूं, फॉर एग्जांपल उसमें रिटर्न टाइप में रखता हूं इंटीजर, तो int आगे फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा abc और ब्रैकेट खाली छोड़ दूं या इसमें पैरामीटर्स लिख दूं। ब्रैकेट खाली छोड़ के इसमें void भी लिखा जा सकता है। void अगर इसमें लिख दें तो इसका मतलब कोई पैरामीटर्स मौजूद नहीं है। अगर पैरामीटर्स देना चाहें तो वो इसमें डाटा टाइप लिख कर दे सकते हैं, और एक से ज्यादा पैरामीटर होंगे तो हर किसी को सेपरेट कॉमा से किया जाएगा। तो ये सेकंड में नेम ऑफ फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट लिखी गई है, छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स, अब ब्रैकेट खाली है इसका मतलब कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं हुए, या फिर ब्रैकेट लगाकर बीच में कीवर्ड void लिख दें, उसका भी यही मतलब होगा कोई पैरामीटर इसमें मौजूद नहीं है। तो ये सेकंड मेन फंक्शन है। इसका काम क्या है, ये लिंक करता है प्रोग्राम बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल इसी ने करना है। मेन फंक्शन मतलब यहाँ से प्रोग्राम बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है तो इस मेन फंक्शन के बाद जहाँ से हमने करली ब्रेसेस लगानी है वहां से स्टार्ट होगी। तो ये मेन फंक्शन है, उसको लिखने का जो फॉर्मेट है void, फिर मेन, फिर आगे खाली ब्रैकेट। तो आपके चैप्टर नंबर 12 तक जितने प्रोग्राम चलते जाएंगे उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन ये सवाल हुआ है, इसको हमने इसी फॉर्मेट से लिखना है। फिर आगे फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें हम 2-4 और फंक्शन बनाएंगे, फिर सीखेंगे फंक्शन को बनाया कैसे जाता है, उसकी टाइप्स कितनी है। थर्ड नंबर, प्रोग्राम बॉडी। इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। प्रोग्राम बॉडी क्या है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वो स्टेटमेंट्स कहां पर कैसे लिखी जाती हैं, करली ब्रेसेस लगाई जाएगी, ओपनिंग करली ब्रेस, और जहां पर प्रोग्राम बॉडी की स्टेटमेंट्स खत्म होंगी उधर क्लोजिंग करली ब्रेस लगाई जाती है। प्रोग्राम बॉडी की स्टेटमेंट क्या है, वो सारी एक जैसी नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा है डायरेक्टिव, मैंने बताया था टोटल 3 तरह की हेडर फाइल बीच में आ रही है,
दो इसकी टाइप्स हैं, एक इंक्लूड एक डिफाइन। हेडर फाइल इसमें 3 तरह की हमारे सिलेबस के अंदर यूज हुई है, एक stdio.h, एक conio.h और एक map.h। तो ये एक फिक्स हमें पता चल गया कि यही है, ऐसे लिखनी है। सेकंड मेन फंक्शन भी चैप्टर नंबर 12 तक जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें एक जैसे फॉर्मेट से लिखा जा रहा है। अब प्रोग्राम बॉडी, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोग्राम की नेचर के मुताबिक आएंगी। हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगी, हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। तो जिस तरह का प्रोग्राम होगा वैसी स्टेटमेंट्स आएंगी। स्टेटमेंट्स को लिखा कैसे जाता है? फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इसके बाद एंड पे सेमीकोलन, फिर एक और स्टेटमेंट है वो लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन, फिर एक और स्टेटमेंट एंड लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन। तो प्रोग्राम बॉडी में डिफरेंट स्टेटमेंट्स आएंगी। लिखा किस में जाएगा प्रोग्राम बॉडी को? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और प्रोग्राम बॉडी में जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमी है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमी है। अगर मैं किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन यूज नहीं करता तो सिंटैक्स एरर आएगा। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने डायरेक्टिव की टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम बॉडी। ये 2-3 पेजेस में आपकी बुक पे लिखी हुई है और रीडिंग आपने कर लेनी है थारोली, क्योंकि उसमें रीडिंग के अंदर जितनी भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है साथ हर किसी की 2-3 एग्जाम्पल्स भी लिखी गई हैं। तो वो एग्जाम्पल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ये मज़ीद आपको आसान लगेगा। तो कल इंशाल्लाह इस चैप्टर के कुछ रिमेनिंग थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, 2-4 ही होंगे। जो रिमेनिंग थोड़े से टॉपिक हैं वो पढ़ कर इससे